नहीं है। कैसे सिद्ध होता है कि आप भारत के नागरिक हैं? आप सिद्ध कर सकते हैं? कैसे सिद्ध करते हैं बताओ? जब आप लोकतंत्र में 5 वर्ष के बाद लोकतांत्रिक प्रणाली में अपने मत को व्यक्त करते हैं, इसको वोट कहते हैं, तब आप सिद्ध होते हैं कि आप भारत के नागरिक है। तो बताओ, आप वोट देते हैं जी? आप वोट देते हैं? देते हैं। तो वोट का अधिकार कहां लिखा है? भैया बोलते हैं संविधान में। हम पूछना चाहते हैं भैया, संविधान के किस अनुच्छेद में? जाति से महान बाबा साहब के लाडले और मनलेकर भैया को ही पता नहीं है कि वोट का अधिकार संविधान में इतना ही मालूम है। गंगा जी बह रही है ये मालूम है, कितना पानी बह गया ये मालूम। संविधान अंबेडकर ने लिखा ये मालूम है। अंबेडकर मेरे जाति का है ये पता है। पर भारत में रहने वाले सभी व्यक्तियों को नागरिकता का अधिकार देने वाला डॉक्टर अंबेडकर है। पर डॉक्टर अंबेडकर ने वोट का अधिकार किस अनुच्छेद में लिखा ये मेरे भैया लोगों को पता? बताइए, आपने कितनी बार वोट दिया है? सभी ने बहुत बार दिया है। जब जब आपको नागरिकता सिद्ध करने का अवसर मिला तब तब आपने गलत निर्णय लिया। उसका परिणाम है कि मैं तो मास्टर हुआ पर मेरा भाई 5 किलो अनाज में है। क्या परिणाम है? जब जब हमको नागरिकता सिद्ध करने का अवसर आया, हमने नागरिकता कभी सिद्ध नहीं की। उसका क्या परिणाम है? मैं तो साक्षर रूप से पढ़ लिख कर अधिकारी बन गया, पर जो मेरा भाई नहीं बन पाया वो 5 किलो अनाज का अधिकारी, मैं सरकार में अधिकारी बना और वो 5 किलो अनाज का। जानते हैं कितना बड़ा परिणाम है जी? आपका नागरिक सिद्ध नहीं होना आपके लिए कितना बड़ा खतरनाक परिणाम है। क्या ऐसा ही भारत राष्ट्र निर्माण की सोच अम्बेडकर की थी जी? क्या ऐसा ही राष्ट्र बनाने की सोच अम्बेडकर की थी? जो लोग यहां बैठे हुए, हम उनसे जानना चाहते हैं, बताइए आपने अपने आप को नागरिक है ये सिद्ध करने का एहसास कब हुआ? जब वोट का अधिकार मिला। मुझे पता है कि राजनीतिक संसार धोखा है, पर क्या मुझे अच्छा बनने से किसी ने रोका है? आपको नागरिकता सिद्ध करनी होगी। आपने नागरिकता सिद्ध नहीं की, इसका परिणाम है कि आपका जीवन तो सुखमय हुआ, पर आपका ही भाई जो प्रशासन में नहीं जा सका उसका जीवन दूभर हो गया। वो 5 किलो अनाज पर आ गया। यानी पढ़ा लिखा भी अनपढ़ और अनपढ़ भी पढ़ा लिखा। जब हम अनपढ़ थे तो अंधेरे में रहते थे, पढ़े लिखे हुए तो हम लोगों को अंधेरे में रखते हैं जी। कुछ समझ में आया? जब हम अनपढ़ थे तो अंधेरे में रहते थे और पढ़े लिखे हुए तो हम दूसरों को अंधेरे में। तो मदारी आएगा, डमरू बजाएगा, ये सुना है नहीं सुना है? जब तक आप अपने जीवन में नागरिकता सिद्ध नहीं करेंगे तब तक आपकी समस्या का समाधान संविधान करने वाला नहीं है। आपकी समस्या का समाधान होने वाला नहीं है जब तक आप अपनी नागरिकता सिद्ध नहीं करेंगे। तब तक आपके समर्थन में भारत का संविधान आने वाला। कितनों ही बार बाबा साहब की जयंती मना लीजिए, संविधान जिंदा होने वाला
और अगर संविधान जिंदा होगा तो कौन जिंदा होगा? अंबेडकर भी जिंदा होगा, फूले भी जिंदा होगा, और सारे के सारे लोग। बताइए किसको जिंदा रखना होगा? संविधान को। तस्वीर को या प्राण को? शरीर को या प्राण को? क्या जरूरी है? किसको बचाना चाहते हैं आप? प्राण को। तो प्राण संविधान है। प्राण संविधान। ये चलने वाली जो श्वास है ना, वो भारत का संविधान। नहीं मालूम? कोरोना काल में ऑक्सीजन की कमी, कोरोना काल में ऑक्सीजन की कमी, इसका क्या मतलब है? जिस दिन संविधान नहीं रहेगा, ये स्वरूप, ये सुंदरता, ये स्तर आपका जो दिखाई दे रहा है 1 मिनट में नीचे हो जाएगा, आ जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको सुरक्षा के लिए जो प्राण चाहिए वो प्राण वायु ही बंद कर दी जाएगी। तो शरीर तो रहेगा पर उसमें हलचल, तो जिस शरीर में हलचल नहीं होती उसको क्या बोलते जी? मुर्दा। क्या बोलते? क्या बोलते? मुर्दा। तो मुर्दा कभी जिंदाबाद करता नहीं। एक कल्चर है भाई, हम देख रहे हैं महार जाति के लोग ही बाबा साहब की जयंती में अधिक रहते हैं। दूसरे जाति के लोगों को यह लगता है कि बाबा साहब महार जाति के थे इसलिए ये लोग उनको मनाते। ये जो कॉन्ट्रडिक्शन है इस पर थोड़ा सा ध्यान देंगे। ये सवाल बहुत जगह पर आया, जैसे हमने चीवर पहना तो हम बुद्ध धर्म के हो गए, और जिनने चीवर नहीं पहना है यहां ओबीसी हिंदू हो गया, कोई और सरना धर्म हो गया। संविधान में एससी एसटी के नाम पर बटे हैं, समाज में जाति के नाम पे बटे हैं, धर्म में भी हम बटे हैं। बटे हुए लोग ही गुलाम होते हैं, आजाद नहीं होते। बटे हुए लोग कभी भी आजाद नहीं होते। तो हमारे महापुरुषों का हमारी गुलामी को दूर करने का अभियान है। तो पहले नागरिक बनना होगा, पहले नागरिक बनना होगा, उसके बाद जाति का बन जाओ चल जाएगा, पर पहले क्या बनना होगा? जब तक आपकी सिटीजनशिप सिद्ध नहीं होती तब तक आपकी समस्या बरकरार रहेगी। जिस दिन आप अपना नागरिक तत्व महत्वपूर्ण उसको सिद्ध करते हैं, उसी दिन 50%, 50% समस्याएं आपकी खत्म हो जाती है। कैसे खत्म होती है? ध्यान देंगे। हम जब पैदा हुए तो प्रसूति सहायता के तहत हमारी मां को 1400 रुपए नहीं मिले। ध्यान थोड़ा सा आपका चाहेंगे हम मन लेकर भैया, शायद हम समकक्ष से ही है उम्र में। जब हम जन्म लिए तो हमारी मां को प्रसूति सहायता के रूप में मदद में 1400 नहीं मिले। आज अगर मेरी बेटी, मतलब मैं नाना बनता हूं, मैं दादा बनता हूं, तो मैं बाद में मिलता हूं, पहले 1400 मिलते हैं। ये थोड़ा राशि बढ़ गई होगी आप लोगों को, राशि का बड़ा मालूम रहता जी। हम राशि वासी के मामले जरा दूर का मामला है। 14,000 बता रहे। तो क्या आप ये दावा करते हैं कि हम पैदा नहीं हुए? हमारा नाती तो कह सकता है पैदा हुआ तो बता, बोले तेरे 1400 मिलेगा, क्या जवाब देंगे? नाती ने धोखे से पूछ लिया, क्या सबूत है? बोले मेरे पास तो सबूत है। बोले आशा कार्यकर्ता ने बताई, बोले देख 1400 मेरी माँ के नाम पे और मेरे नाम पे, उसका नियोजना का नाम है ये जच्चा बच्चा। क्यों जी है? उसका नाम पैदा होते ही रिकॉर्ड में है, तो जिसका रिकॉर्ड होता है वही जन्म ऐसा माना जाएगा। जिसका रिकॉर्ड नहीं है उसको नॉन बायोलॉजिकल।
ये पूछना हम आपको इसलिए चाहते हैं कि जो संविधान में नागरिक तत्व सिद्ध करता है उसके साथ संविधान है, और जो संविधान को नकारता है उसका साथ में समाधान नहीं है, ये बताना चाहते हैं। तो ये कैसे आया? मेरी माताएं समझती है सरकार देती है। क्या समझती है? सरकार प्रसूति सहायता नहीं, प्रसव सहायता जो जच्चा बच्चा योजना है, ये संविधान के आर्टिकल 47 में लिखा हुआ है। और संविधान कब बना? 1950 में बना। और इनमें से कोई भी पैदा हुआ, जो पैदा नहीं हुआ उसके बारे में डॉक्टर अंबेडकर ने लिखा कि मेरे घर में जब बच्चा पैदा होगा तो मेरे घर में पैदा होने वाला बच्चा गरीबी में पैदा होगा, गरीबी में पैदा होगा तो कमजोर पैदा होगा, कमजोर पैदा होगा तो लाचार होगा, वो ना हो इसलिए जच्चा बच्चा योजना लिखा, ताकि जच्चा कुछ खा लेगी, अर्थात उस पैसे से कुछ दवाई खा लेगी, तो जिसका जच्चा मजबूत उसका बच्चा मजबूत। जी, आप पैदा भी नहीं हुए थे तो डॉक्टर अंबेडकर ने तब सोच के रखा। अब आप कहेंगे डॉक्टर अंबेडकर ने क्यों सोचा, बाकी लोगों ने क्यों नहीं सोचा? वहां तो बहुत सारे लोग थे। तो वो तो सोने का चम्मच लेके पैदा हुए थे, ऐसा लिखा है, हमने नहीं कहा। तो जो सोने का चम्मच लेके पैदा हुआ था उसको सोचने की क्या जरूरत है? जी, सोचेगा तो वही जो अभाव में जिया हो, उसने सोचा। और हम जन्म भी नहीं लिए थे तब उसने सोचा। तो संविधान आपके साथ कहां तक सपोर्ट में है, आपके लिए संविधान क्या करता है, ये एक कहानी के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। आप आश्वस्त तो नहीं है, आसानी से सुन रहे? परेशानी होगी तो आप बता दीजिएगा, हम अपनी बात को विराम लगा देंगे। एक मां एक बच्चे को जन्म देती है और वो सोचती है कि इस बच्चे का गला दबाकर मार दूं। माता बैठी है, जवाब देंगे। एक मां सोचती है कि मैं इस बच्चे का, जिसने अभी जन्म लिया है, उसका गला घोटकर मार दूं। बताइए, क्या वो मां उस बच्चे का गला घोटकर मार सकती है? नहीं मार सकती। क्यों नहीं मार सकती? अभी अभी तो उसने जन्म दी है, उसका ही बेटा है, क्यों नहीं मार सकती? क्यों नहीं मार सकती? इसलिए नहीं मार सकती, बेटा उसका है, पर जैसे ही भारत भूमि में जन्म लेता है वो संविधान के दायरे में, संविधान के संरक्षण में आ जाता है। वो मां तो छोड़ो, पैदा देने वाली मां तो छोड़ो, कोई दूसरा तो छोड़ो, वो पैदा देने वाली मां भी उसको मार नहीं सकती। संविधान कहां से प्रोटेक्शन करता है? अभी वो दुनिया में आया नहीं, अच्छे से आंखें खोला नहीं। वो मां जिसने अभी अभी 9 महीने पेट में रखी और अभी अभी जन्म दी, वो मां भी उसको मार नहीं सकती। तो संविधान कहां से उसके सुरक्षा में खड़ा हुआ? गर्व से। फिर बाबा साहब को लगा जन्म ले लिया, पर जिसके घर जन्म लिया उसके घर की आर्थिक स्थिति अच्छी, ये सोच के तहत अनुच्छेद 47 में पोषित आहार की व्यवस्था किया, जिसको जच्चा बच्चा योजना कहते हैं। वो जो 14,000 है, वो जच्चा बच्चा योजना जिसे कहा जाता है, उसको पोषित आहार के तहत अनुच्छेद 47 में डॉक्टर अंबेडकर ने लिखा। क्यों? क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर जानते थे जिस समाज में, जिस घर में ये पैदा हो रहा है, उसकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं,
अच्छी है ही लिखा। फिर बाबा साहब को लगा कि इतने भर से कुछ होने वाला नहीं है, अब ये जरा बलिष्ठ होगा, इस योजना का लाभ उसको मिलेगा तो स्वस्थ रहेगा। फिर लगा फिर क्या करेगा, तो 5 साल 6 साल के बाद उसको मुफ्त और फ्री शिक्षा की व्यवस्था बाबा साहब ने किया। कब तक किया, कब तक किए? छोटे साल किया है। फ्री और कंपलसरी एजुकेशन की व्यवस्था आर्टिकल 21। मुफ्त में, अभी भी बच्चे जिनके पढ़ रहे होंगे स्कूलों में, उनको मुफ्त में पढ़ाया जाता है, सरकार उसे अनुदान पर पढ़ाती है। ये योजना भी अनुच्छेद 21 के तहत डॉक्टर अंबेडकर ने लिख कर रखा। बोले जब ये स्कॉलरशिप ले करके, ये फ्री पढ़ करके जब मैट्रिक पास कर देगा, उसके बाद भी इसकी समस्या का समाधान होने वाला नहीं है, इसकी घर की समस्या का समाधान होने वाला नहीं है, तो उसको मैट्रिकुलेट स्कॉलरशिप की व्यवस्था बाबा साहब ने की। हायर एजुकेशन तक की व्यवस्था उसकी स्कॉलरशिप की संविधान के माध्यम से डॉक्टर अंबेडकर ने की। बोले हायर एजुकेशन ले लेगा, उसके बाद भी इसकी समस्या, इसके परिवार की समस्या का समाधान होने वाला नहीं है। तब डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान के अनुच्छेद 16 में रिप्रेजेंटेशन बाय रिजर्वेशन यानी नौकरी की व्यवस्था, कहां से कहां तक बाबा साहब को व्यवस्था किया? संविधान में डॉक्टर अंबेडकर ने कहां से व्यवस्था शुरू किया? जन्म से लेके नौकरी तक। अब नौकरी लगी तो क्या होगा, हर महीने उसके घर में एक मुश्त राशि आएगी, और जब एक मुश्त राशि आएगी तो उसका परिवार सुखद जीवन जिएगा। ये कल्पना बाबा साहब की। और क्या इतने वर्ष से होने वाला नहीं है, तो नौकरी कितने साल तक रहती है जी? 33 साल। 33 साल, तो 33 साल में वो 60 का हो जाता है, तो 60 साल तक उसके घर में आर्थिक व्यवस्था में मदद होगी। आप बाबा साहब को लगा अच्छे गुलगुले खा के जिया है, अब शरीर कमजोर हो गया है, और धोखे से माँ बाप ने इसकी सेवा इसके बच्चों ने नहीं किया, तब क्या होगा? तो बाबा साहब ने फिर अनुच्छेद 309 के तहत पेंशन की व्यवस्था किया। कब तक जी? मरते दम तक। कब तक मिलेगी पेंशन? मरते दम तक। कहां से शुरू हुआ सफर? जन्म से लेकर संविधान प्रोटेक्शन में कहां से आया? जन्म लेते ही मरने तक। फिर बाबा साहब को लगा इसकी औलादे नालायक रहेगी और इसका दाह संस्कार नहीं कर पाएगी, तो ग्राम पंचायत को लिखा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व के तहत इसको 5000 अंत्येष्टि सहायता मिलना चाहिए। बाबा साहब ने संविधान के माध्यम से आपके जीवन की सुरक्षा कहां तक किया? बस अंत्येष्टि तक लकड़ी फाटा था, कहा था।